हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे कितनी वास्ट डाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट्स की लो चाहे वो एनिमल्स की लो। तो इनमें क्या होता है, इनमें कुछ स्पेशल जो होते हैं, विशेषताएं जो होती है, स्पेशलिटी इनकी जो होती है, अपने अपने स्थान पे रहने के लिए जो ये स्पेशलिटी रखते हैं, और उस बेस पर जो एनवायरनमेंट में ये अपने आप को सर्वाइवल होने के योग्य बनाते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन। और हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार के आवासीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक रहने के लिए प्राणियों में जो विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं, तथा जिनके बिना उस क्षेत्र में रहने के लिए उनको उपयुक्त नहीं है, इन्हीं अभिलक्षणों को हम अनुकूलन कहते हैं। और देखा जाए तो किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी अपने आप को जो अकारकीय और कारकीय परिवर्तन उत्पन्न करता है, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के कारण ही प्राणी क्या करता है, अपने आप को वातावरण में एडजस्ट करता है। और जो अडेप्टेशन है वो एक प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उसका गुण है, उसकी एक क्वालिटी है। और इन्हीं अनुकूलन के बेस पर प्राणी क्या करता है, वातावरण में अपने आप को ढाले रखता है और उसमें एडजस्ट करता रहता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अडेप्टेशन के बेस पे कुछ साइंटिस्ट ने कैसे इवोल्यूशन में अपने अपने पॉइंट्स दिए थे, चाहे वो लैमार्क हो, डार्विन हो, डॉप्शेंकी हो। इन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए थे कि कैसे एक एनिमल्स अपने आप को एनवायरमेंट में एडजस्ट करता है और इवोल्यूशन में अपना रोल निभाता है, कैसे वो उसकी रेस में आगे बढ़ता रहता है। नेचुरल सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो भी एक इसका इंपॉर्टेंट बेस है। अब अडेप्टेशंस भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, संरचनात्मक अनुकूलन जिसे हम कहते हैं। अब विशिष्ट प्रकार के वातावरण में या जो आवासीय स्थल में है, उसमें रहने के लिए प्राणी में कुछ ना कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, उसके बॉडी पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं जिनसे वो क्या करता है, उस वातावरण में सरवाइव कर पाता है, अनुकूलन कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है उस एनवायरनमेंट को। और ये इसकी जो बॉडी पे जो रचनात्मक या शारीरिक संरचनाएं हैं, उनके बेस पे वो वातावरण में सक्सेसफुली रह पाता है। इस तरह के जो अनुकूलन होते हैं वो संरचनात्मक अनुकूलन होते हैं, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं, जो स्ट्रक्चर के बेस पे होते हैं। अब इनमें भी हम पहला देखते हैं धावक अनुकूलन, कर्सोरियल अडेप्टेशन। ये वो अनुकूलन है जिसमें प्राणी क्या करता है, अपने आप को तेज दौड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। नॉर्मली ये प्राणी खुले स्थानों पर रहते हैं, और इनमें क्या होता है, अनुकूलन के कारण वो क्या करते हैं, खुले मैदान में अपनी सुरक्षा भी कर पाते हैं और भोजन भी ग्रहण कर पाते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अनुकूलन के जो प्राणी हैं, उनके शरीर पर कुछ ऐसी संरचनाएं में परिवर्तन देखने को मिलता है, जैसे शरीर पर मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी होना, शरीर पर सुप्रवाही होता है। और इससे स्ट्रीमलाइन बॉडी होने से क्या बेनिफिट है कि वायु जो होगी है, एयर जो होगी, वो कम से कम सपोज मतलब सप्रेस करेगी, जो हम कह सकते हैं कि वायु को कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न करे। और ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं अंगुलीचारी और दूसरा होता है खुरचारी। तो अंगुलीचारी क्या होते हैं, जो अंगुलियों पर दौड़ते हैं, और खुरचारी जो होते हैं वो नाखूनों पर दौड़ते हैं, खुर या नाखून हम कह सकते हैं। इनके उंगलियों में क्या होता है, खंडों में लंबाई होती है और अंगुलियों की संख्या भी कम पाई जाती है, ये इनका एक कैरेक्टर होता है। और इनमें जो अल्ना और फ्यूबुला जो अस्थियां हैं, अल्प विकास इन्हीं अनुकूलनों का परिणाम है, इनका रिजल्ट है। इन प्राणियों की जो टांगे होती है ऑब्वियसली वो मजबूत होती है, ताकि इनको दौड़ने में बहुत हेल्प हो। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं खरा और घोड़ा। खरा होता है वो अंगुलीचारी है, और घोड़ा जो है वो खुरचारी है। अब दूसरा जो हम देखते हैं खननी अनुकूलन, फोसोरियल एडेप्टेशंस। इसमें क्या होता है,
हम जानते हैं कि अपने अर्थ पे कितने ही ऐसे एनिमल्स हैं जो बरो बनाकर रहते हैं, जो बिल बनाकर रहते हैं, बिलकारी होते हैं। तो इनमें बिल खोदने और तथा उसमें रहने के लिए शारीरिक संरचनाएं में विशेष परिवर्तन पाए जाते हैं। एक स्पेशल डेवलपमेंट पाया जाता है इनकी बॉडी पे, जिससे वो उसमें रहने में सक्षम हो पाते हैं। और इन्हीं अनुकूलन को हम खननी कहते हैं। और ये परिवर्तन कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे इनके शरीर का आकार तुर्क रूपी अथवा हम कह सकते हैं कि बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिर छोटा और शुंडाकार होता है, स्मॉल हेड, ये सब पाए जाते हैं। और जो खोदने के लिए क्या होता है, अग्रपात पाए जाते हैं। टांगे छोटी लेकिन मजबूत होती है। गर्दन प्राय छोटी और अनुपस्थित भी कह सकते हैं हम कि होती ही नहीं है। सांप और जो सिस्कियलनो है में जो अनुकूलन स्वरूप ही पाद विलुप्त होते हैं। इनमें पैर नहीं पाए जाते, शुरू से ये रेंगने वाले होते हैं। आंखें छोटी हो जाती है, पूंछ अल्प विकसित या अनुपस्थित हो जाती है। त्वचा विभिन्न प्रकार से रक्षित होती है कि इन पे स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल्स है जैसे कैचुआ, सिसिलियन, सर्प, सैमुल। ये आरोहण अनुकूलन, स्कैंसोरियल अडेप्टेशन। इसे हम सीजनोरियल अडेप्टेशन भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो इतने सारे प्राणी हैं वो अपनी सुरक्षा और भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के स्तरों पर आरोहण करते हैं। जैसे छिपकलियां ऊर्ध्वाधर स्तरों पर, दीवारों पर, छत पर, चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित होती हैं, सक्षम होती है, अडेप्ट होती है उस चीज के लिए। जो चमगादड़ और जो स्लॉथ है वो क्या करते हैं, पेड़ों पर लटकने के लिए और बंदर वृक्ष पर लटकने व दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इस तरह के प्राणियों में जो संरचनाओं में परिवर्तन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं कि वे प्राणी जो चट्टानों और दीवारों पर चढ़ सकते हैं, उनमें अग्र और पश्च पादों की उंगलियों में क्लॉज, नखर तीखे तथा मुड़े हुए होते हैं, जो उसको वहां पर स्ट्रक करने में हेल्प करता है। आसंजक गद्दियां पाई जाती है, उदाहरण के लिए जैसे छिपकलियां और रैकोफोरस आदि जो होते हैं। वृक्षीय प्राणी में कहते हैं जो पेड़ों पर चढ़ने के लिए, शाखाओं पर दौड़ने के लिए। इनमें क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार होते हैं ये। और हम देखते हैं कि वृक्षीय प्राणी जो टांगे होती है और जो पूंछ होती है वो परिग्राही प्रकार की होती है। शाखाओं पर लटकने के लिए अग्रपाद शरीर में भार उठाते हैं कि उनका सारा जो लोड होता है वो आगे वाले शरीर पर होता है। और हम देख सकते हैं कि इसमें अंश मेखला में क्लेविकल और स्कैपुला अस्थियां सुविकसित होती हैं। वृक्षीय प्राणियों के पादों की उंगलियां समुख प्रकार की होती हैं। इनमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, गिलहरी हुई और बंदर हुए। ये कुछ एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में ऐसी ही संरचना और ऐसे ही मतलब क्लॉज, तीखे नाखून जो पाए जाते हैं वो इनको पेड़ या दीवारों पर स्टक करने में हेल्प करते हैं। और ये इनका एक अडेप्टेशन है, एक अनुकूलन है। अब हम देखते हैं मरु अनुकूलन, डेजर्ट अडेप्टेशन। अब मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे कम वर्षा, तापक्रम से अधिक उच्चावचन, फ्लक्चुएशंस जिसे हम कहते हैं, उच्च वाष्पीकरण दर। ये कुछ ऐसे जो हम देखते हैं कि डेजर्ट में इतना वाटर नहीं होता और कितनी ज्यादा धूप होती है। तो इन परिस्थितियों में अपने आप को जो अडेप्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बेस पर इनको हमने अनुकूलित होते हैं, ये इनमें होता है वो। तो मरुस्थल में जो रहने वाले प्राणी होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है, जल की कमी, ताप कम में उच्चावचन, फ्लक्चुएशंस, कभी कम कभी ज्यादा गर्मी। तो इनके लिए क्या होते हैं, विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं ये। जिसमें से हम पहला पॉइंट देखें तो अगर जल की कमी से वो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, अगर अडेप्टेशन फॉर स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, तो ये क्या होता है कि जैसे कि हम सब जानते हैं डेजर्ट में वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है। तो उस जमीन पर जो रेतीली जमीन के कारण पानी में ठहराव भी नहीं होता,
वो या तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं तो जल्दी से उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, तो इतनी देर तक नहीं रहता है। तो इस आवास में जो जल स्रोतों की बहुत कमी होती है और क्षेत्र में रहने वाले प्राणी क्या होते हैं, मुख्य समस्या जो है वो जल ग्रहण करने में और उसे संरक्षित करने में होती है। तो इनमें कुछ इसको लेके स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि प्राणी और पादपों की पत्तियां पर गिरी ओस की बूंदों को पत्तियों के साथ ग्रहण जल की कमी पूरी कर लेता है। ये तो होता है वाटर का, जो हम देखते हैं कि कैसे पेड़ है ना अपने आप को इसके अडेप्ट कर रहे हैं वहां रहने के लिए, वहां सर्वाइवल के लिए। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो मरुस्थलीय खरे, जिसे हम कछुए, लक्कड़, चूहे जिसे हम बोलते हैं, ये पानी नहीं पी पाते, तो ये क्या करते हैं, गूदेदार पादपों को खाकर ही जल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे मतलब ऐसे लीव्स, फ्लैशी लीव्स जिसे हम कहते हैं, जिनमें वाटर की जो होती है कंसंट्रेशन होती है, ये ऐसे फ्रेश जो पेड़ हैं, पत्तियां हैं, उनको खाकर पानी की कमी पूरी करते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो अपने शिकार को खाकर जल की कमी पूरी कर लेते हैं। कुछ प्राणी जैसे कंगारू, चूहे, चींटियां होते हैं, वो क्या करते हैं, उपापचय क्रियाएं करते हैं और उनसे अपने उत्पन्न जल से ही अपना काम चला लेते हैं। मौलज जो है, मौलज की त्वचा जो होती है वो जल अवशोषी होती है, जो वातावरण में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेती है और जल की पूर्ति कर लेती है। दूसरी समस्या जल की हानि को रोकना, कि कैसे वाटर वेस्ट ही ना हो उनकी बॉडी से और सुरक्षित रहे। तो शारीरिक स्तर पर वाष्पीकरण द्वारा, श्वसन के दौरान, मूत्र उत्सर्जन के साथ, तो ये कुछ चीजें हैं। अब मरुस्थलीय प्राणी इन तरीकों से होने वाली जल हानि को रोकने के लिए अनुकूलित होते हैं, ताकि कम से कम जल की हानि हो। अब इसमें पहला पॉइंट हम जो देखते हैं कि शारीरिक स्तर से वाष्पीकरण द्वारा, तो इनमें क्या होता है, इनकी स्किन पर क्या होती है, मोटी लेयर होती है बहुत, और यहाँ हम कह सकते हैं कि इनकी स्किन इतनी मोटी हो जाती है कि जल की हानि, मतलब वाटर जो स्किन के थ्रू एवेपोरेट होता है वो इनकी बॉडी से हो ही नहीं पाता, इतनी मोटी त्वचा हो जाती है इनकी। दूसरा ये कि स्तनियों की जो त्वचा होती है, त्वचा में पसीने वाली ग्रंथियां होती है, वो बहुत कम हो जाती है, और या तो कहे कि अनुपस्थिति हो जाती है, जो पसीने द्वारा जल की हानि को रोकती है। अब तीसरा हम देखें कि त्वचा पर ऐसे कटिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि क्या करती है, अपारगम्य आवरण पाया जाता है, जो जल की हानि को रोकता है। अब हम देखते हैं कि श्वसन के दौरान, रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे वाटर की हानि को रोका जा सकता है। तो इनमें क्या होता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को बाहर निकालने से पहले ही नासिक में ठंडा कर लेते हैं और बाहर जाने वाली वायु को उपस्थित नमी को संघनित कर लिया जाता है। इस तरह से जल की हानि को रोका जाता है। तीसरा ये है कि उत्सर्जन द्वारा, एक्सक्रिएशन के थ्रू कैसे हम वाटर स्कैर्सिटी को रोक सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमको पता है कि मोस्ट ऑफ जो डेजर्ट के प्राणी हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को अधिक सांद्र अवस्था में या अर्ध ठोस अवस्था में उत्सर्जित कर लेते हैं, कि या तो एकदम कंसंट्रेटेड यूरिन जो होता है उसको सीक्रेट करेंगे, नहीं तो सेमी सॉलिड जो होता है यूरिन उसको एक्सक्रिएट करते हैं, जिससे पानी की हानि को रोका जा सकता है। और इन ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं, ताकि वाटर का जो है लॉस कम से कम हो, या क्रिस्टलीय अवस्था में उसको उत्सर्जित करते हैं। और चौथा है कि जल संरक्षण के लिए कैसे अनुकूलन पाया जाता है, कि हम देखते हैं कि ज्यादातर प्राणी जो होते हैं वो रात्रिचर होते हैं, जो केवल रात्रि के समय अपने बिल से बाहर निकलते हैं। तो तब क्या होता है, जब रात के समय क्या होता है, वातावरण में काफी नमी आ जाती है और जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। इससे तेज धूप में क्या होता है, वाटर का इतना लॉस नहीं होता। और हम देखते हैं कि मरुस्थलीय जो प्राणी है वो बहुत कम समय तक ही सक्रिय हैं। अधिकांश समय वो क्या होते हैं, निष्कर्षीय रूप से बिल में ही रहते हैं। कुछ प्राणी अपने आमाशय में
तथा बड़ी आंत्र जिसे हम कहते हैं उसमें जल संचय कर लेते हैं, जैसे ऊंट और यूरोमेस्टिक्स ये भी। अब हम दूसरा देखते हैं डेजर्ट अडेप्टेशन में। हम दूसरा अडेप्टेशन देखें तो तेज धूप में सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्क्रॉचिंग हीट। तो मरुस्थलीय जो प्राणी हैं उनको तेज धूप और अधिक ताप में अपनी सुरक्षा करनी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, गर्मियों में रेत का जो तापमान है वो 57 से 58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे प्राणी अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है और इससे उनके शरीर में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनकी खाल जो होती है वो बहुत मोटी होती है और सुरक्षा के लिए त्वचा पर शल्क, कंटिकाएं, स्क्यूट्स ये पाए जाते हैं। दूसरा ये कि मरुस्थलीय प्राणियों की टांगे जो होती है वो बहुत लंबी होती है, ताकि शरीर को स्तर से काफी ऊंचा रखा जा सके, जिससे शरीर सीधा स्तर से संपर्क में आने से बच जाता है। तीसरा हम देखें तो अधिकांश छोटे मरुस्थलीय प्राणी जो है वो दिन की तेज धूप के समय अपने बिल में रहते हैं और क्या करते हैं, तापक्रम कम और अधिक नमी पाई जाती है। सी हम देखते हैं रेतीले तूफान से सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सैंडी। तो सैंडी स्टॉर्म्स, तो इसमें क्या होता है, मरुस्थल जो आवास होते हैं, डेजर्ट प्लेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेतीले तूफान उनमें आते रहते हैं। इनसे बचाव के लिए वो क्या करते हैं, जो उनके नोस्ट्रिल्स होते हैं, नथुने जिसे हम कहते हैं, वो छोटे कर लेते हैं और सूक्ष्म छिद्रों के रूप में रह जाते हैं और जो जटिल कपाट है द्वारा सुरक्षित होते हैं। छोटे छोटे पोर खुल जाते हैं उनके ऑक्सीजन लेने के लिए, बाकी बंद हो जाते हैं ताकि उनमें मिट्टी ना घुसे। पलकें इस तरह रूपांतरित होती है कि रेत से आंखों की सुरक्षा भी हो जाती है और देखने में भी कठिनाई नहीं आती है। फोर्थ अगर हम देखें तो अन्य मरुस्थलीय अनुकूलन, अदर डेजर्ट अडेप्टेशंस जो हम देखते हैं, उपरोक्त वर्णित विशेष परिस्थितियों के प्रति प्राणी अनुकूलन प्रदर्शित करता है और इनके अलावा भी कुछ प्राणी में अन्य जो है अनुकूलन वो भी पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थलीय प्राणी तेज दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं और त्वचा का रंग जो वातावरण के अनुरूप होता ही है ऑब्वियसली। और कुछ जंतुओं में सुरक्षा के लिए इनमें जहर भी पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इनमें संवेदी अंग और विशेष रूप से दृष्टि, गंध, श्रवण अंग अधिक विकसित होते हैं। त्वचा के रंग से मतलब है कि जैसे अगर ये डेजर्ट में रह रहे हैं, मिट्टी वाले इलाके में, तो ये अपना रंग वैसे ही कर लेते हैं ताकि ये शत्रु से भी अपनी रक्षा कर पाए। अब हम देखते हैं पांचवा अडेप्टेशन, गुफा अनुकूल, केव अडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं। कुछ जानवर गुफा में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो शरीर है वो काफी कमजोर हो जाता है, क्योंकि ना उस पर धूप पड़ती है, ना उस पर बाहर की हवा पानी चेंज होता रहता है। तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ इस तरह का अनुकूलन आ जाता है कि इनके शरीर पर जो होता है वो वर्णकों का अभाव हो जाता है, मतलब पिगमेंटलेस हो जाता है इनका शरीर। और शरीर या तो रंगीन होगा, नहीं तो क्या होगा, पीले सफेद रंग का हो जाएगा। शरीर बेलनाकार होता है, कम विकसित उपांग पाए जाते हैं और बाहरी कंकाल कमजोर हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि शीघ्र ही टूट सकता है। नेत्रों का अभाव होता है क्योंकि गुफा में प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाता, इसलिए एक तरह से आईज डिसअपियर हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। दृष्टि संवेदनांगों की अनुपस्थिति, मतलब क्योंकि देखने के लिए आंखें, नेत्रों का अभाव है, तो उनमें क्या होता है, इसकी कमी पूरी करने के लिए क्या करता है, स्पर्शांग पाए जाते हैं, उनमें अधिक विकसित होते हैं, वो अधिक डेवलप्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे उड्डयन अनुकूलन की, फ्लाइट अडेप्टेशन। ये वो प्राणी है जो वायु में उड़ने की क्षमता रखते हैं और बहुत अधिक देर तक हवा में उड़ सकते हैं, जबकि कुछ प्राणी क्या होते हैं, कुछ देर ही उड़ सकते हैं, जिन्हें हम ग्लिच कर सकते हैं। या फिर ऐसे प्राणी क्या होते हैं, विसर्पणशील प्राणी कहलाते हैं। इनमें कुछ इस प्रकार का अनुकूलन होता है कि इनके शरीर पर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो कि क्या करती है, उड़ते समय वायु के प्रेशर को कम करती है, वायु को अधिक प्रतिरोध करती है, उत्पन्न करती है। ऐसी तरह की इनके
धारा रेखित शरीर होता है। शरीर पर क्या होता है, फेदर्स, पर पाए जाते हैं, जिनसे उनका शरीर ढकने में और उड़ने में दोनों में सहायक होता है। और अग्रपाद जो होते हैं, पंख जो होते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं, जो इन्हें उड़ने में मदद कर देते हैं। और ये पंख इन्हें वायु में उड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। पंखों को चलाने के लिए शक्तिशाली उड़ान पेशियां, फ्लाइट मसल्स जिसे हम बोलते हैं, ये इनमें पाई जाती है। शरीर को धारा रेखित बनाए रखने के लिए लंबी गर्दन और चोंच पाई जाती है। चोंच चिमटी की तरह कार्य करती है, जो भोजन पकड़ने के लिए सहायक होती है। ये जो उड़न पेशियां जो इनमें पाई जाती हैं, वो क्या होती है, अंश मेखला दृढ़ हो जाती है, जो कि पक्षियों में क्लैविकल व कोराकॉइड अस्थियों को सुविकसित करती है। स्टीरम सुविकसित होता है और पेशियों के जुड़ने के लिए इनमें कील पाई जाती है, नौतल जिसे हम कहते हैं, वो पाई जाती है। इनमें क्या होता है, शरीर मतलब बॉडी का वेट कम करने के लिए जो अस्थियां होती है वो क्या होती है, खोखली हो जाती है और न्यूमेटिक हो जाती है। और ये नहीं, इनमें क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर, और जो फीमेल्स में ओवरी, अंडाशय और अंडवाहिनी जो होती है, उनका भी अभाव होता है। इनमें द्विपादविक गमन पाया जाता है और अधिकांश केशुल्काएं संगलित होती हैं, जैसे कि थोरेसिक और सैक्रल और सेंक्रम, ये सब जो होती है, जो कशेरुकाएं होती है, वो संगलित रहती हैं। फाइगोस्टाइल, ऊर्जा की अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्वसन तंत्र जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो एकदम वेल डेवलप्ड होता है। इनमें फेफड़ों के अलावा एयर सेक्स भी पाए जाते हैं। वायु कोश जिसे हम कहते हैं, ऊतकों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लाल रक्त कणिकाओं की संख्या भी अधिक होती है, आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है। ब्रेन भी एकदम डेवलप्ड होता है और इनमें संतुलन, सेंट्रल नर्वस जो होता है केंद्र, अनुमस्तिष्क सेरेब्रम जिसे हम कहते हैं, ये एकदम अधिक विकसित होती है बर्ड्स में। उड़ते समय प्राणी मुख्य रूप से दृष्टि ज्ञान पर निर्भर रहता है, अतः इनमें नेत्र भी सुविकसित होते हैं, आईज भी एकदम वेल डेवलप्ड होती है और इनमें संवेदी अंग भी सुविकसित होते हैं। विस्पर्णशील प्राणी जो होते हैं, उनके पंख में परों के स्थान पर त्वचीय झिल्ली, टैगियम जिसे हम कहते हैं, वो पाई जाती है। चमगादड़ों में क्या होता है, अग्रपादों की उंगलियों के बीच में त्वचीय झिल्ली पाई जाती है। ड्रैको तथा उड़ने गेको के शरीर पर त्वचीय झिल्ली और अग्र व पार्श्व पादों में बीच में धड़ और दोनों पार्श्व में पाई जाती है। उड़न गिलहरी जो होती है, उनमें भी त्वचा झिल्ली पाई जाती है और दोनों पादों और पूंछों के बीच में पाई जाती है। अब हम देखते हैं जलीय अनुकूलन, एक्वेटिक एडेप्टेशन। अब हमको पता है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल है, वैसे बहुत बड़ी मेरीन लाइफ भी है, मराइन लाइफ भी है, जलीय आवास में जो रहते हैं। नॉर्मली कुछ जो होते हैं जल निवासी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, जल निवासी बन गए हैं। कुछ अलवणीय फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ मराइन वाटर, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। और दोनों ही जलीय जो आवास में रहते हैं, उनमें कॉमन तरह का अडेप्टेशन पाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ अनुकूलन कह सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के हैं कि जल में रहने वाले प्राणियों का शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है, ताकि जल में कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न हो। इसके लिए इनके शरीर में नौकाकार, बोट शेप होता है इनका बॉडी जो होता है। त्वचा एकदम चिकनी होती है। सिर, शरीर व पूंछ जो होती है वो संपीड़ित होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। गमन के लिए पंख या हम पैडल जिसे कहते हैं वो पाए जाते हैं। मछलियों में तो क्या होता है, प्राथमिक जलीय प्राणी होते हैं, पंख पाए जाते हैं और फिन औरों द्वारा आधारित होते हैं।
जो द्वितीय जलीय प्राणी होते हैं उनमें क्या होते हैं, पैडल नुमा होते हैं, जैसे जलीय केचुए, कछुए, मेंढक तथा जलीय चिड़िया आदि जो होते हैं उनके क्या होता है, उंगलियों के बीच में त्वचा का जाल पाया जाता है जो उनको हेल्प करता है गमन में। गमन के समय मछलियां के शरीर पर क्या होता है, लेटरल अंडुलेशन, पार्श्व तरंगण द्वारा भी आगे धकेलती हैं। जलीय प्राणी में श्वसनांग जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मछलियों में गिल पाए जाते हैं जो जलीय श्वसन के लिए अनुकूलित होते हैं। सभी अस्थिर जो मछलियां हैं उनमें गिलों के अलावा वायु आश्रय, तरण आश्रय, एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर भी पाए जाते हैं। द्वितीय जलीय प्राणियों में क्या होता है, गर्दन छोटी होती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। जलीय जो प्राणी के जबड़ों में क्या होता है, चरण शक्ति नहीं पाई जाती है, दांत सरल और अनेक समदंती प्रकार के होते हैं, ये उनमें कुछ अनुकूलन है। अब हम बात करेंगे गहन सागरी अनुकूलन की। डीप सी अडेप्टेशन में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं महासमुद्र जो होते हैं, ग्रेट ओशियंस जो होते हैं, उनमें रहने वाले प्राणी क्या होते हैं, अधिक गहराई में पाए जाते हैं, अंडर वाटर में, एकदम समुद्र के बीच में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ विशेषताएं होती है कि जैसे उनमें हमको पता है कि सी है, उसके कुछ ही पोर्शन तक क्या होता है, सनलाइट आती है, बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाती है, अंदर तक प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता है, और क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत अंधेरा पाया जाता है। तापमान भी कम और स्थिर रहता है। तो इनमें ये कैसे अनुकूलन पाए जाते हैं कि गहरे समुद्र में जो पाए जाने वाले प्राणी हैं वो आकार में छोटे ही होते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण समुद्री जंतु क्या होते हैं, पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की तरफ चपटे हो जाते हैं, फ्लैट सरफेस हो जाता है उनका एकदम। गहरे समुद्र में जो प्राणी जाते हैं उनका कंकाल एकदम दुर्बल, एकदम कमजोर पाया जाता है, क्योंकि उनमें CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनका संश्लेषण नहीं कर पाते वो। शरीर का रंग साधारण और वर्णक समान रूप से वितरित होते हैं। गहरे समुद्र में बहुत अंधेरा होता है, तो जो ज्यादातर मछलियां हैं या तो वो अंधी होती है और या तो उनके नेत्र बहुत बड़े होते हैं। दृष्टि कम विकसित होती है। भोजन के लिए वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, और जब अगर स्थल पर जो रहने वाले प्राणी हैं वो मृत्यु के पश्चात अगर नीचे डूब जाते हैं तो वो अपना भोजन उनको ही बना लेते हैं। और इनमें सुरक्षा के लिए प्रेरक पाए जाते हैं जो अधिक संख्या में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परजीवी अनुकूलन की, पैरासिटिक अडेप्टेशन की। दो प्राणियों का वह संबंध जिनमें प्राणी एक दूसरे पर अपना भोजन और आश्रय पर निर्भर कर सके उन्हें हम पैरासिटिज्म मतलब परजीविता कहते हैं। तो जो प्राणी जो क्या कहते हैं, जो उसको आश्रय देता है वो क्या होता है, होस्ट होता है, पोषक कहलाता है, और जो आश्रय पाने के लिए जाता है वो प्राणी क्या होता है, परजीवी, पैरासाइट कहलाता है। क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो इनके शरीर पर अनेक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पहला है शारीरिक गठन सरल होता है, गमनांगों का अभाव होता है, संवेदी अंगों का अभाव होता है, कठोर व एंजाइम प्रतिरोधी क्यूटिकल का विकास होता है, पोषण के लिए शरीर में चिपकने और लटकने के लिए हुक्स व चूषक का विकास होता है, पाचन तंत्र कम विकसित होता है, प्रजनन तंत्र सुविकसित होता है, और जीवन चक्र जटिल होता है। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे हमने स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के बेस पे कितने सारे टॉपिक्स पढ़े और उनमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, कैसे हर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उस एनवायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट करता है। अब हम देखते हैं दूसरा कार्य की अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो हर एक प्राणी क्या होता है, वातावरण में होने वाली जो स्थायी और अस्थायी परिवर्तन है उनके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करता है और अनुकूलन उत्पन्न करता है, जैसे कि हमने पढ़ा। अब कार्यकी में क्या होता है, इनमें केवल संरचनात्मक हो ये कोई आवश्यक नहीं है कि बॉडी के बेस पर ही इनके पास में अडेप्टेशन पाए, ऐसा कुछ नहीं है, अपने कार्य के बेस पे भी उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं।
जैसे डेजर्ट वाले जो एनिमल्स हैं, आवास में रहने वाले जो प्राणी हैं, उनमें जलीय संरक्षण के लिए यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को त्यागते हैं। ये यूरिक एसिड को त्याग ही देते हैं। ये कम से कम वाटर एक्सक्रिएट करते हैं और उत्सर्जित पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा है कि मरुस्थलीय आवास में रहने वाले प्राणी जो हैं वो भोजन में वसा की मात्रा ज्यादा लेते हैं। ऑयल सब्सटेंस जो होती है वो ज्यादा लेते हैं ताकि उनमें उनके बॉडी में लिपिड की मात्रा बनी रहे और वो आसानी से अपना वेट लॉस ना कर पाए वाटर के एक्सक्रीटरी के हेल्प से। अब हम देखते हैं कि लवणीय जल में जो प्राणी जो हैं उनमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दाब को नियमित रखने के लिए रक्त में यूरिया को रोककर सांद्रता बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं यूरिन की, ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके और किस आंतरिक रक्षाकरण के दाब को लेकर। अब हम देखते हैं फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो अपनी रसाकर्षण दाब को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अधिक मात्रा में तनुमूत्र डाइल्यूट यूरिन जिसे हम कहते हैं वो एक्सक्रिएट कर देते हैं ताकि उनमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बना रहे। और आगे हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर स्वेट भी इंक्रीज होता है।